नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी कि जो आधुनिक इतिहास है उसका सांप्रदायिक पंचायत। दोस्तों, जो कम्युनल पंचायत था उसकी बात होगी, जो 1932 यानी कि 1932 में आया, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले बता देते हैं आपको दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 13 है, यानी कि 13वां लेक्चर है, खासकर आधुनिक इतिहास के बारे में बहुत ही डिटेल्स में एक एक फैक्चुअल डेटा के साथ, कंसेप्चुअल डेटा के साथ आधुनिक भारत की तैयारी, आधुनिक भारत इतिहास के फैक्ट्स को बारीकी से, खासकर स्टेट पीसीएस से लेके वनडे एग्जाम या जो भी एग्जाम देते हैं आप, एसएससी हो वगैरह वगैरह, आप यहाँ से आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, इंफॉर्मेशन है। खासकर क्रोनोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं, खासकर कुछ पुराने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ही डीप एंड क्लीन वे में, डीपली एंड क्लीन वे में एक्सप्लेन की हुई है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सो मिस मत करना, लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यू विश, अगर आप चाहते हैं, अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। चलिए बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत की, जो 1932 में है दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे। एक्चुअल में सांप्रदायिक पंचायत आया क्यों, हम 1932 पे पहुंच चुके हैं, इंडिया में 1932 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आंदोलन चलने वाले थे। सीडीएम आ गया है, उससे पहले एनसीएम हो चुका था, अब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी शुरू हो रखा था दोस्तों, जो 1934 में गांधी जी ने उसको खत्म कर दिया। तो उसी के बीच में ये सारी चीजें, सारे झंझट चल रहे थे। तो सांप्रदायिक पंचायत ये अंग्रेज लेके क्यों आए, प्रॉब्लम यह थी, डिवाइड एंड, जो पॉलिसी थी ना उनकी, डिवाइड एंड रूल्स, उनकी बांटो और राज करो वाली नीति। तो ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी, जो भैया आपस में ना डिवाइड कर दो, पोलराइजेशन कर दो, पार्शियलिटी क्रिएट कर दो, एक पक्ष का सपोर्ट कर दो और दूसरे को अलग थलग कर दो, एलिनेशन में डाल दो, ऐसा कुछ ये करते आ रहे थे। और इस तरीके से अपनी पूरी तरीके से उपनिवेशवाद, इसी तरीके से सारे उपनिवेशवाद इन्होंने फैलाए हुए थे। चलिए बात करते हैं सांप्रदायिक पंचायत की। दोस्तों, अंग्रेजों की बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति का एक और असली रूप वर्ष 1932 में, तब 1932 में सांप्रदायिक, ये कम्युनल घोषणा के रूप में सामने आया। तो ये सांप्रदायिक अधिघोषणा हुई, और ये कब हुई, 1932 में। डेट्स याद रखना, 1932 में इस घोषणा के बाद अंग्रेजों का बांटो और राज करो की नीति का एक असल चेहरा सबके सामने आया। दोस्तों, जैसे ही गोलमेज सम्मेलनों की बात हुई, तो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे दोस्तों, 30 से शुरू हुए, फिर 31 में हुआ, फिर तीसरा 32 में हुआ। तो गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे या सांप्रदायिक पंचायत था, तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कि पीएम साहब, जो ब्रिटेन के थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदाय, यानी कि बहुत सारे जो कम्युनिटीज थी, उनके प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया। समझ रहे आप, एक पंचाट जारी कर दिया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की संज्ञा दी गई दोस्तों। और मैंने डेट बताई थी, ये 1932 में आया था दोस्तों, 1932 में। गॉट माय पॉइंट, समझ रहे हैं। तो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी में था, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय, उसके लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। इस कम्युनल अवार्ड में ये बात कही गई थी कि भाई अगर आप माइनॉरिटी में है, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, सपोर्ट नहीं करते, आते हैं, तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब 1932 में फिर से एक बार रिजर्वेशन की चर्चा कर दी कि भाई आप कुछ सीटें आपको विधानमंडल में आरक्षित कर दी जाएंगी। ये बात इस कम्युनल अवार्ड में कही गई थी दोस्तों, समझ रहे हैं आप बात। नेक्स्ट बात करेंगे,
ठीक है, अभी पूना पैक्ट पे आएंगे, उससे पहले इधर आते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसके फैक्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे, परीक्षा अवलोकन क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। इंपोर्टेंट है, याद रखना, लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो महिलाओं का नेतृत्व किया एनी बेसेंट जी ने। समझ रहे हैं, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट ने। वहीं महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वो किंग्सले हॉल में दोस्तों। तो महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे दोस्तों। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन, कहां पर? बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। क्या नाम था? SS राजपूताना दोस्तों। वहीं महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में भारत लौटे लंदन से। दिसंबर 1931 में लंदन से भारत लौटे दोस्तों। वही बात करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो गया जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा था, इसलिए वो असफल रहे दोस्तों। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहा एग्जाम में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वर्ष 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ दोस्तों। समझ रहे हैं? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलो बड़े में दिखाते हैं, आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। अल्पसंख्यकों की श्रेणी में अगर बात करें, अगर माइनॉरिटी की श्रेणी में कौन कौन आ रहा था, जो माइनॉरिटी की चर्चा हो रही थी, उस श्रेणी में मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित वर्ग को रखा गया दोस्तों। इन्होंने कहा कि भाई इन सब लोगों को विधानमंडल में फिर से एक बार रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन सभी को हिंदुओं से अलग मान लिया गया था, इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया दोस्तों। इस बात से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया दोस्तों। वहीं दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जेल में 20 सितंबर 1932 को अपना पहला आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो कब शुरू किया पहला आमरण अनशन? 20 सितंबर 1932 को। गॉट माय पॉइंट? तो गांधी जी ने दोस्तों 20 सितंबर 1932, डेट याद रखना, पहला आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस समय गांधी जी कहां थे? यरवदा जेल में। वहीं गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को, क्या मांगी? कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए। यानी कि इस समय गांधी जी ये मांग कर रहे थे यरवदा जेल में दोस्तों कि जो दलित वर्ग है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव सामान्य निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन के बेस पे दोस्तों। रिजर्वेशन के बेस पे वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन किया। डेट याद रखना 20 सितंबर 1932। गॉट माय पॉइंट? अब बात करेंगे दोस्तों आपके अपने पूना पैक्ट की। क्या था पूना पैक्ट? पूना पैक्ट की डेट थी सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। क्रोनोलॉजी में ये डेट्स आती हैं, सो मिस मत करना। तो बात करें 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं, तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं, तो उन हिंदू नेताओं में कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा परसोत्तम दास जी शामिल थे दोस्तों। इनके प्रयत्न से गांधी एवं अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ दोस्तों, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया?
पूना समझौता नाम दिया गया और ये डेट थी 24 सितंबर 1932। याद रखना दोस्तों, क्या डेट थी? 24 सितंबर 1932। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए, यानी कि गांधी जी की तरफ से साइन किया उनके समर्थकों ने और अंबेडकर के साइन इस समझौते पर थे दोस्तों। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई जो गांधी जी के साथ समझौता हुआ अंबेडकर जी का, तो वहां पर किसने साइन किए? तो गांधी जी के समर्थकों ने। इस समझौते की प्रमुख बातें क्या क्या थी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह आया हुआ क्वेश्चन है। पहली चर्चा थी दोस्तों कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल जो था वो समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात थी प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई दोस्तों। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी? 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट था केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि देखी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में कितने? 18% की वृद्धि की गई दोस्तों। वहीं केंद्रीय विधानमंडल में, जो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई दोस्तों। आई होप गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट था अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा में अनुदान में पर्याप्त राशि नियत कर दी गई। वहीं दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव स्थान दिया जाएगा दोस्तों। जो दलित वर्ग है उसको सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव स्थान दिया जाएगा दोस्तों। ये बात इसमें कही गई थी सारी। अब बात करेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों। द्वितीय सीडीएम की बात करेंगे, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की। आफ्टर सांप्रदायिक पंचाट और गांधी जी के आमरण अनशन की पृष्ठभूमि में सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी दोस्तों। यानी कि पंचायत और गांधी जी के आमरण अनशन के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था, उसकी गति धीमी पड़ गई थी। पूना समझौते के बाद गांधी जी का ध्यान अब हरिजन उत्थान की तरफ हो गया था, क्योंकि दलितों के लिए जो निर्वाचक मंडल की मांग हो रही थी, तो गांधी जी का ध्यान किस तरफ चला गया? हरिजन उत्थान की तरफ। गांधी जी रचनात्मक कार्य करना चाहते थे। रचनात्मक क्यों? क्योंकि उन्हें जैसे ही दलित वर्ग के लिए एक स्पेशल निर्वाचन मंडल की मांग हुई, तो वो एक तरीके से ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उन्होंने हरिजन के उत्थान के लिए क्या किया? अपना ध्यान अट्रैक्ट कर दिया। इसी समय गांधी जी ने अखिल भारतीय, याद रखना, अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। इसी समय पर गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। ये बात याद रहे दोस्तों, गॉट इट? ठीक है, तो जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ। जिसका नाम परिवर्तित यानी कि चेंज होकर हरिजन सेवक संघ हो गया दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला तथा मई 1934 में गांधी जी की सिफारिश पर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसके फलस्वरूप आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया दोस्तों। जिसके फलस्वरूप जो आंदोलन था अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। अंततः मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया। डेट याद रखना, मई 1934 में सीडीएम को वापस ले लिया गया था। इसके स्थान पर गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा दोस्तों, क्योंकि लोगों में निराशा घर कर गई थी दोस्तों। गांधी जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और अपना सारा समय हरिजनों के कल्याण में, उनके वेलफेयर में लगाने का निश्चय किया दोस्तों। गांधी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में
गांधी जी असफल रहे। ये बात सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल ने कही थी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे दोस्तों। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि महात्मा गांधी बवंडर की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्थिर नहीं। ये बात अम्बेडकर जी ने कही थी कि महात्मा गांधी बवंडर की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन वो स्तर नहीं उड़ाते दोस्तों। वही बात करते हैं गांधी जी और उनके हरिजन उत्थान की बात करेंगे। सितंबर 1932 में दोस्तों गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। किसकी? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। वहीं दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था। दलित वर्ग को हरिजन मतलब हरि के जन, ये नाम गांधी जी ने ही दिया था दोस्तों। सही है। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपोर्टेंट है। चलिए बात करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया गया रैमजे मैकडोनल्ड ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए? अछूतों के लिए दोस्तों, अछूतों के लिए ये समूह बनाया गया। वहीं मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की गई। ये मुसलमानों के लिए की, सिखों के लिए की तथा अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए सीटें आवंटित की थी दोस्तों। वही बात करें, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया। कब? कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय जब 1932 में पहला आमरण अनशन गांधी जी ने शुरू किया था दोस्तों। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। वहीं सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई। तो दलित वर्ग के लिए थी 71 एवं 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें थी और पूना पैक्ट में 147 सीटें थी। याद रखना, इनको चेंज करके आपको बताया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। कितनी थी? 147 और 71। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच समझौता हुआ, पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ? वर्ष 1932 में। गॉट माय पॉइंट। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया था पूना समझौता। वर्ष 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था? अंबेडकर साहब ने किया। मदन मोहन मालवीय तथा सी राजगोपालाचारी ने ये साइन किए थे दोस्तों इनके ऐतिहासिक पूना समझौते पर, जो वर्ष 1932 में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, जेल से छूटने के बाद गांधी जी सत्याग्रह आश्रम वर्धा चले गए। ये बात पूछी जाती है। तो जेल से छूटने के बाद गांधी जी कहां पर? सत्याग्रह आश्रम वर्धा चले गए, जहां से 7 नवंबर 1933 को अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। जहां से 7 नवंबर 1933 को अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की। यात्रा के दौरान उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी दोस्तों। इस बात को याद रखा जाए। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करेंगे। वही हरिजन उत्थान के दौरान दोस्तों, हरिजन उत्थान के दौरान गांधी जी को सामाजिक कट्टरपंथियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। जो समाज में कट्टरपंथी थे, जो रेडिकल जो एलिमेंट थे, उनका भी सामना करना पड़ा गांधी जी को। तो हरिजन उत्थान के दौरान गांधी जी को सामाजिक कट्टरपंथियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहीं 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी की कार पर बम फेंका गया। याद रखना, 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी की कार पर बम भी फेंका गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी का हरिजन उत्थान कार्यक्रम क्या था, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। वहीं अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा।
दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका, ये वीकली थी, याद नहीं, ये वीकली पत्रिका थी, याद रखना वीकली। इसका प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी दोस्तों। अब आते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसकी चर्चा करेंगे। किस पर? तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ है, याद रखना। नवंबर से दिसंबर तक चला दोस्तों, करीब 1 महीने 7 दिन चला ये, ठीक है। तो ये दोस्तों 17 नवंबर से जो 1932 से शुरू हुआ, 24 दिसंबर 1932 तक चला। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं, थर्ड गोलमेज सम्मेलन है। करेक्ट। चलिए, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ दोस्तों। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। वो आपको ऑप्शन में दे देंगे कि भाई तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से ये गई थी, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया दोस्तों, करेक्ट। तथा इसका बहिष्कार भी किया कांग्रेस ने। इस सम्मेलन में दोस्तों भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गई तथा गवर्नर जनरल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। ये जो सम्मेलन था, इसमें भारतीयों के जो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उनकी मांग की गई तथा गवर्नर जनरल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। वहीं 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र, व्हाइट लेटर जारी किया गया दोस्तों। 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए क्या किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, याद रखना, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई थी दोस्तों। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1934 में प्रस्तुत की और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया था दोस्तों। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। ये लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई थी दोस्तों। बात करेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो जयप्रकाश नारायण जी, फूलन प्रसाद वर्मा जी एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इससे पूर्व यानी कि इससे पहले वर्ष 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था दोस्तों। 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। जुलाई 1931 में हो गई, कहां पर? बिहार में, और पंजाब में हो गई 1933 में। वहीं वर्ष 1934 में जेल में बंद कुछ युवा कांग्रेसी नेताओं ने पारस्परिक विचार विमर्श करते हुए समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा देखो। वहीं आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, याद रखना ये नाम, आचार्य नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी जी, अशोक मेहता जी और नारायण जी, इन जैसे नेताओं ने क्या किया? इन जैसे नेताओं ने वर्ष 1934 में, याद रखना 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। डेट याद रखना, 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया दोस्तों। आगे बात बढ़े इससे पहले ये आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है इन पर चर्चा करते हैं। परीक्षा अवलोकन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण दोस्तों।
वहीं वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। और जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में। दोस्तों अप्रैल 1946 में श्री नरसिंह नारायण थे, ये थे समाजवादी। श्री नरसिंह नारायण कौन थे? ये समाजवादी थे। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। अब वापस आते हैं अपने आर्टिकल्स पे। क्या है? वर्ष 1936 में दोस्तों, वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य विश्व में फासीवाद तथा प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने का रखा गया। दोस्तों वहीं नेहरू जी का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अस्वीकृत हो गया। नेहरू जी ने यह प्रस्ताव रखा और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अस्वीकृत हो गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का अभिन्न अंग बने रहकर समाजवादी ढंग से स्वराज की प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना करना था। वहीं जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद ही क्यों, जयप्रकाश नारायण जी ने समाजवाद ही क्यों तथा आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी एवं राष्ट्र आंदोलन जैसी पुस्तकों की रचना की। दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी एवं राष्ट्र आंदोलन जैसी पुस्तकों की रचना की थी। दोस्तों वहीं बात करते हैं प्रांतीय चुनावों तथा मंत्रिमंडल का गठन की। 1937 स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित करके उसके माध्यम से चुनावी राजनीति की ओर वापसी का विचार अक्टूबर 1933 में सत्यमूर्ति ने प्रस्तुत किया, जिसे वर्ष 1934 में भोलाभाई देसाई, डॉक्टर अंसारी और विधान चंद्र राय ने तत्परता से स्वीकार कर लिया। ये डेट्स और ये जो नेम है ना, इन्हें बखूबी याद रखना दोस्तों। वहीं मई 1934 में पटना में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को पुनः विधानमंडल में चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। वहीं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। उसके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ष 1923 में पंजाब में सर छोटू राम ने सर फजल ए हुसैन की सहायता से यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। दोस्तों तो याद रखना 1923 में पंजाब में सर छोटू राम ने सर फजल ए हुसैन की सहायता से यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वहीं बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। बंगाल तथा दोस्तों मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रांत की बात करें, वहां पर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी की स्थापना की। तो याद रखना मध्य प्रांत में और कहां पर, बंगाल में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव वर्ष 1937 में हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 1937 में चुनाव हुआ। 11 प्रांतों यानी कि मद्रास, मध्य प्रांत बिहार उड़ीसा, संयुक्त प्रांत बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत बंगाल पंजाब और सिंध में चुनाव हुए। दोस्तों वहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को 5 प्रांतों, नंबर 1 बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत तथा संयुक्त प्रांत, इनमें पूर्ण बहुमत मिला और बंबई में भी लगभग बहुमत मिल चुका था। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल 8 राज्यों में, कितने, 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। यहां प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई। इस परिषद को संसदीय उप समिति नाम दिया गया। इसके सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय प्रांत प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता है। इस समय प्रांत प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो वहीं बात करते हैं प्रांतों के प्रधानमंत्रियों की। क्या है दोस्तों, मद्रास में थे सी राजगोपालाचारी, बिहार में थे सी कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा में थे बी एन दास। याद रखना उड़ीसा में
ये बीएन दास थे दोस्तों। वहीं बात करें मध्य प्रांत में एन.बी. खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल। संयुक्त प्रांत में थे गोविंद बल्लभ पंत। बंबई में थे बीजी खरे। बंबई में कौन थे? बीजी खरे थे दोस्तों। असम में थे सादुल्ला यानी कि गोपीनाथ बारदोलई। उत्तर पश्चिम प्रांत में थे डॉक्टर खान साहब। और सिंध में थे अल्लाह बख्श। और बंगाल में थे फजलुल हक। पंजाब में दोस्तों थे सिकंदर हयात खान। पंजाब में सिकंदर हयात खान मौजूद थे दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। कांग्रेस सरकार ने दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के, याद रखना ये डेट्स, 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में, यानी कांग्रेस ने 28 मंथ तक सरकारें चलाई। संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। उनके हित में राज सत्ता का भी प्रयोग कर सकती है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। याद रखना, तो राष्ट्रीय योजना समिति वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने नियुक्त की। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकार ने योजना के विकास में हाथ बटाने का प्रयास किया। तो क्या प्रयास किया देखते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपनी गतिविधियों को सही दिशा निर्देश देने और आपसी तालमेल स्थापित करने तथा अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस का प्रांतीयकरण करने की मंशा को असफल बनाने के उद्देश्य से एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया दोस्तों। इस परिषद को संसदीय उप समिति नाम दिया गया। इसके सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। वहीं अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकारों को जो कार्य किए वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सरल जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस मंत्रियों ने अपना वेतन घटा दिया। समझ रहे हैं, सरल जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस मंत्रियों ने अपना वेतन घटा दिया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को क्या दिया? बढ़ावा दी दोस्तों। वहीं वर्ष 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को जो अधिकार मिले थे उन्हें रद्द कर दिया गया। प्रेस और अतिवादी संगठनों पर जो लगे प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए दोस्तों। प्रेस और जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन पर जो भी प्रतिबंध लगे थे वो हटा लिए गए। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी पर यह प्रतिबंध लगा रहा क्योंकि यह प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए थे, इसलिए इसे हटाने का अधिकार उसे ही प्राप्त था। उसे ही प्राप्त था। किसको? केंद्र सरकार को। पुलिस के अधिकार कम किए गए और क्रांतिकारियों समेत राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया गया दोस्तों। वहीं सामाजिक कार्य के अंतर्गत कांग्रेस ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की तथा हरिजन कल्याण के लिए कार्य किए दोस्तों। वहीं कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्राइमरी तकनीकी उच्च शिक्षा, जन स्वास्थ्य और सफाई की तरफ भी ध्यान दिया। वहीं मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से बेसिक शिक्षा आरंभ की थी। वहीं खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों के साथ साथ आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला दोस्तों। बंबई की सरकार ने वर्ष 1937 में एक कपड़ा जांच समिति का गठन किया। याद रखना, तो बंबई की सरकार ने वर्ष 1937 में क्या किया? एक कपड़ा जांच समिति का गठन किया। इसने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा की सिफारिश की थी। वहीं कार्यकारिणी कमेटी द्वारा वर्ष 1937 में संयुक्त प्रांत तथा बिहार में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसमें दोनों प्रांतों में काश्तकारों को जोतों के लिए पुश्तैनी अधिकार दिए गए। वहीं मद्रास में कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री टी प्रकाशम की अध्यक्षता में गठित समिति ने स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में भूमि पर स्वामित्व का अधिकार जमींदारों से लेकर रैयतों को देने की सिफारिश की। याद रखना दोस्तों, मद्रास में जो कांग्रेस सरकार थी, उस कांग्रेस सरकार ने क्या किया? राजस्व मंत्री जो टी प्रकाशम थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की
और इस समिति ने स्थायी बंदोबस्त वाले जो क्षेत्र थे उनमें भूमि पर स्वामित्व का अधिकार जमींदारों से लेकर रैयत मतलब जो फार्मर्स थे किसानों को दे दिया दोस्तों। असम और संयुक्त प्रांत को छोड़कर अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार ने कर्जदारों को राहत दिलाने के लिए कई कठोर दोस्तों अधिनियम पारित किए, जिसमें सूदखोरी को नियंत्रित करने की प्रावधान सम्मिलित था, जिसमें सूदखोरी को नियंत्रित करने का प्रावधान भी सम्मिलित था। वहीं 14 जुलाई 1937 को डॉक्टर एन.बी. खरे के नेतृत्व में मध्य प्रांत में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया दोस्तों। इस प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। याद रखना, इस प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर जी को जो रविशंकर शुक्ल है उनको शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। और इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना का प्रारंभ किया। वहीं 20 जुलाई 1938 को मुख्यमंत्री डॉक्टर एन.बी. खरे के इस्तीफे देने के पश्चात पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने मध्य प्रांत के द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन किया दोस्तों। वहीं वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति के युद्ध में झोंक दिया दोस्तों। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करें कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र 1939 क्या है? 1939 की बात हो रही है। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, क्या नाम था उनका? लॉर्ड लिनलिथगो, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद रखना। तो 1939 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके स्टार्ट होने के बाद वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना, उनकी बिना सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी कि देश में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। समझ रहे हैं? वहीं कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार के युद्ध उद्देश्यों को स्पष्ट करने की मांग की, किंतु सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की और वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के सामने युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज का पुराना घिसा पिटा जुमला दोहराया। ये अंग्रेज दोस्तों इतने खतरनाक थे और इतने बेवकूफ थे कि इनकी क्या ही बात की जाए। किसी भी देश को इन्होंने इस तरीके से गुलाम बनाया हुआ था कि जिनका सोच नहीं सकते। चलिए, परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? वर्ष 1937 में तो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो याद रखना, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पंजाब में आईएनसी को दोस्तों पूर्ण बहुमत 1937 में नहीं मिला था। प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय सरकार का गठन 1935 के अधिनियम के तहत। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ 5 प्रांतों में। कब? 5 प्रांतों में। वर्ष 1937 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना मध्य प्रांत उड़ीसा में। कहां पर? मध्य प्रांत उड़ीसा में। वह प्रांत जहां वर्ष 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, वो था बिहार, मद्रास और उड़ीसा। याद रखना, बिहार में बनी, मद्रास में बनी और उड़ीसा में। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 6 प्रांतों में दोस्तों। कितने? 6 प्रांतों में। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 28 माह का। वहीं मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था वर्ष 1939 में। कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। वहीं वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को दोस्तों, रफी अहमद किदवई जी को। नेक्स्ट बात होगी
कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 27 अक्टूबर से 15 नवंबर 1939 की बात है। कांग्रेस कार्यकारिणी इसके आदेश पर 27 अक्टूबर से 15 नवंबर 1939 तक प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। वहीं कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल लगभग 28 माह का था। ये हमने पहले भी बताया आपको। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया दोस्तों। तो मुस्लिम लीग ने, ये याद रखना, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्यों? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उस समय त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। अब आएंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, इज वेरी इंपोर्टेंट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ 1939 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ। क्या है इस पर चर्चा होगी। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए पुनः आवेदन भरा, लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया है वो पराजित हो गए, क्योंकि यहाँ पर यह उम्मीदवारी दी जाती थी। तो गांधी जी की तरफ से जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो दोस्तों पराजित हो गए। अब पट्टाभी सीतारामैया की बात कर लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे। वह कांग्रेस के अधिकतर इतिहासकार भी थे। वर्ष 1916 में वह सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़ गए तथा वर्ष 1919 में उन्होंने अंग्रेजी पत्रिका, याद रखना, जन्मभूमि का संपादन प्रारंभ किया। पूछा जाएगा ये। तो जन्मभूमि जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी में थी और उसका संपादन 1919 में पट्टाभी सीतारामैया ने किया। गॉट माय पॉइंट। वहीं वर्ष 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की। स्वतंत्रता के प्राप्त 1952 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। वहीं गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी व्यक्तिगत हार माना। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस पर दबाव बनाया कि वे अपनी कार्यकारिणी की गठन गांधी जी के परामर्श से करें। तो क्या किया उन्होंने? कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर दबाव बनाया कि भाई अपनी कार्यकारिणी का गठन गांधी जी के परामर्श से करें, लेकिन गांधी जी ने परामर्श देने से मना कर दिया। इसके बाद दबाव में आकर सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और तत्पश्चात कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939, याद रखना, 3 मई 1939 को कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये याद रखना इंपोर्टेंट है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गॉट माय पॉइंट। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है उसकी बात करेंगे। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों, जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वर्ष 1938 में अधिवेशन हुआ था, वह स्थित है गुजरात में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरिपुरा कहां पर है? यहाँ पर आईएनसी का 1938वां सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, वो गुजरात में। आईएनसी के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, वो था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। याद रखना, पूछा गया कई बार। सुभाष चंद्र बोस उनके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कार्यवाहक अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। फॉरवर्ड ब्लॉक दल का गठन किसने किया? ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल का गठन कलकत्ता में किया दोस्तों। वहीं बात करें 9 जुलाई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक प्रस्ताव के विरुद्ध देशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया। उसके फलस्वरूप कांग्रेस ने उनके विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्रवाई करते हुए उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया और वे 3 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। ये उन पर क्या है, उनके विरुद्ध जो है अनुशासन भंग करने की कार्रवाई की और उन पर यह कार्रवाई कर दी कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा देश नायक की उपाधि दी गई। याद रखना, देश नायक कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को। महात्मा गांधी जी ने उन्हें, सुभाष चंद्र बोस जी को, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। दोस्तों वही बात करते हैं देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन। क्या होगा ये? वर्ष 1915 से 1947 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन रजवाड़ों में हुआ। दोस्तों ये रियासतें निरंकुशता और सामंतवादी शोषण की गढ़ थी तथा भारत में किसी भी क्रांति को रोकने के लिए ब्रिटिश शासकों के लिए दुर्ग के समान थी। इन छोटी बड़ी देशी रियासतों की संख्या कुल मिलाकर 565 थी। कितनी थी? 565 थी। दोस्तों इनका क्षेत्रफल देख सकते हो, जनसंख्या है 6.86 करोड़। इसमें 108 बड़ी रियासतें थी जो नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की सदस्य थी। भारतीय राजाओं की अंतः परिषद के गठन का सुझाव 1876 में, याद रखना, जो भारतीय राजा हैं उनकी अंतः परिषद के गठन का सुझाव 1876 में लॉर्ड लिटन ने दिया था। दोस्तों वहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड होर्डिंग ने साम्राज्यीय सुरक्षा के लिए भारतीय राजाओं से विचार विमर्श करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन बुलाया। वहीं लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने इस सम्मेलन की योजना, इसका प्रयोग रियासतों के सामूहिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए भी किया। इसलिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में इसका निश्चित सुझाव नरेंद्र मंडल के रूप में किया गया। दोस्तों बात करें क्या था? आपसी तालमेल तथा ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझा हितों के विषय पर विचार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट के आदेश से 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। याद रखना 8 फरवरी 1921। वहीं ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच के लिए वर्ष 1927 में बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई। वहीं भारतीय नरेशों ने सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को समिति के सम्मुख अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। दोस्तों गॉट इट? ठीक है, अब बात करेंगे रियासतों में। दोस्तों रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद की। किसकी? सबसे बड़ी जो रियासत थी वो हैदराबाद की थी, जिसकी कुल जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन 1.25 करोड़ थी। यानी कि जो हैदराबाद की रियासत थी उसकी जनसंख्या 1.25 करोड़ थी। दोस्तों अनेक रजवाड़ों की जनता अपने जनतांत्रिक अधिकारों और लोकप्रिय सरकारों की मांग को लेकर आंदोलित होने लगी। वहीं वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ने रजवाड़ों की जनता पर काफी प्रभाव डाला। जो रजवाड़े की जनता थी उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। दोस्तों और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। वहीं असहयोग और खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर विभिन्न देशी रियासतों में उनके राज्य की प्रजा द्वारा प्रजा मंडलों या जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई। मतलब बहुत सारे जो है रियासत थी, वहां पर प्रजा मंडल या जनता के सम्मेलन जो है स्थापित कर दिए गए। दोस्तों इनका उद्देश्य अपने अपने राज्यों में प्रशासन का उदारीकरण तथा लोकतांत्रिकरण करना था। दोस्तों वहीं दिसंबर 1927 की बात करें, दिसंबर 1927 में वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी तथा GR अभ्यंकर के सहयोग से अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दोस्तों और मैं पॉइंट,
और इस सम्मेलन में देशी रियासतों और उसकी जनता में व्यापक जागृति उत्पन्न हुई तथा मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, नवानगर तथा काठियावाड़ में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे वर्ष 1920 में। 1920 में क्या हुआ? नागपुर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, यानी कि देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी नीति डिक्लेयर कर दी और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से तत्काल उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई थी। दोस्तों वहीं वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारतीय राज्य शेष राज्य से अलग नहीं रह सकते, जिन्हें इन राज्यों के भविष्य के निर्धारण का अधिकार होगा वह इन राज्यों की जनता ही होगी। दोस्तों जो अधिकार होगा वो उस राज्य की जनता को ही वो अधिकार दिए जाएंगे। वहीं 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा से प्रभावित होकर कई देशी रियासतों की जनता ने निर्वाचन द्वारा जनप्रतिनिधित्व और स्वशासन के सिद्धांतों की स्वीकृति के लिए आंदोलन चलाए। कांग्रेसियों ने भी इसमें भाग लिया था। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। तो भाई राजकोट राज्य में स्थानीय प्रजा परिषद ने यूएन ढेबर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? यूएन ढेबर के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया। दोस्तों यूएन ढेबर के नेतृत्व में गांधी जी ने इस आंदोलन के समर्थन में अनशन किया था। वहीं राजकोट राज्य के आंदोलन में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और इस आंदोलन के समर्थन में फरवरी 1939 में, दोस्तों फरवरी 1939 में कस्तूरबा गांधी व मणिबेन पटेल ने गिरफ्तारियां दी और स्वयं क्या हुआ? स्वयं दोस्तों राजकोट जाकर 3 मार्च को अनशन आरंभ कर दिया। दोस्तों राजकोट जाकर 3 मार्च को अनशन आरंभ कर दिया। वही वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में एक समझौता प्रस्ताव में पहली बार यह घोषित किया गया कि पूर्ण स्वराज के अंतर्गत रजवाड़े और ब्रिटिश भारत दोनों ही आते हैं। दोस्तों वहीं वर्ष 1938 से 39 में देशी रियासतों में एक नवीन चेतना का वर्ष था। इस समय उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर कई आंदोलन चढ़े। वहीं जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और उड़ीसा रियासत में बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू हुआ। इन संघर्षों का नेतृत्व करने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें थे शेख अब्दुल्ला, यूएन ढेबर, जमनालाल बजाज एवं जय नारायण व्यास प्रमुख थे। वहीं वर्ष 1939 की बात करें, 1939 में ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों वहीं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने यह स्पष्ट कर दिया कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी और उनको यह अधिकार होगा कि वह पाकिस्तान अथवा भारत किसी में भी सम्मिलित हो जाए। दोस्तों वहीं माउंटबेटन ने किसी एक रियासत अथवा उसके संघों को एक तीसरी इकाई के रूप में मान्यता देना अस्वीकार दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। वहीं राष्ट्रीय अस्थायी सरकार, नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग में, किसमें? रियासती विभाग में क्या थे? कार्यवाहक थे। दोस्तों इनके प्रयासों के फलस्वरूप 550 से अधिक रियासतें भारत में सम्मिलित हुई। वहीं विलय पत्रों पर 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने, डेट याद रखना, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने तथा वर्ष 1948 में जूनागढ़ और हैदराबाद ने हस्ताक्षर करके क्या किया? साइन कर दिए। दोस्तों
वहीं भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने वहीं दोस्तों भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वहीं पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया, जिसे दोस्तों पेप्सू कहा गया। दोस्तों ये पेप्सू जो था इन सबको मिलाकर बनाया गया था। वहीं हैदराबाद रियासत तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य 29 नवंबर 1947 को यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौता हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री उसमें मीर लैक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड इंडिया के कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साइन थे। और हैदराबाद राज्य के पीएम थे प्रधानमंत्री मीर लैक अली। दोस्तों व्हाट माय पॉइंट। अब आते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 की बात करेंगे। क्या है ये? चलिए अगस्त प्रस्ताव 1940 देखते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रायगढ़ में आयोजित हुआ। दोस्तों इसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। दोस्तों वहीं 8 अगस्त 1940 को वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। वहीं अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्र सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर लिया गया। दोस्तों और इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की गई। ये भारतीयों को सम्मिलित करके युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की गई। दोस्तों वहीं बात करें नेक्स्ट, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। वहीं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। वहीं यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें भारतीय द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी तथा कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को भी स्वीकार किया गया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वहीं नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। वहीं मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। दोस्तों वहीं बात करते हैं कि पाकिस्तान की मांग जो 1940 में आई वो क्या थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में, उसके एक अनुस्नातक छात्र थे चौधरी रहमत अली, उनके मस्तिष्क में आया दोस्तों, जिसने एक पर्चा कैम्ब्रिज पैम्पलेट जारी किया जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। ये उसके द्वारा जारी किए गए शीर्षक था। दोस्तों चौधरी रहमत अली ने पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में, दोस्तों बलूचिस्तान को कहाँ पर? बलूचिस्तान को पाकिस्तान की संज्ञा दी। दोस्तों वहीं 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों ये बात जिन्ना ने बोली थी। वहीं पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सिकंदर हयात खान ने तैयार किया तथा फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। वहीं खलीकुज्जमान ने इसका समर्थन किया।
वही मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं दोस्तों। समझ रहे हैं। वहीं 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया दोस्तों। कब? 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया दोस्तों। चलिए अब एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपोर्टेंट है ये देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, परीक्षा अवलोकन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल दोस्तों। वहीं भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने दोस्तों। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजिनी नायडू ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये कहा था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग में इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। वहीं मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुज्जमा ने। वही मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन दोस्तों, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वो था 1940 में लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा? लाहौर अधिवेशन। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर थे आपके एग्जाम्स के लिए। अब बात होगी व्यक्तिगत सत्याग्रह की दोस्तों। किसकी? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940। ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में चर्चा करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह से 17 अक्टूबर 1940 से। ये नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी दोस्तों। यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल कंटेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल डेटा है। आपकी क्रोनोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल टाइम्स ये वीडियोज या ये कंटेंट को रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बार बार देखते रहिए, बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने नोट्स में ये सारे जितने भी फैक्चुअल हैं, जो फैक्ट हैं, इनको मेंशन करते रहिए, क्योंकि ये आपके नोट्स में रहेंगे तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, आप अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो एक्यूरेसी मच बेटर होगी और आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा उम्दा मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों। गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ज़रूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ये थोड़ी सी अप्रोच हमारे लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये छोटा सा मुद्दा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों एंड जय हिंद।